प्रीप्यात का वह शाम शांत और सामान्य था। यह छोटा सा सोवियत नगर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास बसा हुआ था, जहां लोग अपने दिन की थकान मिटा रहे थे। बच्चे गलियों में खेल रहे थे, माता पिता टीवी देख रहे थे और पावर प्लांट की रोशनी पूरे क्षेत्र को आलोकित कर रही थी। यह नगर सोवियत प्रगति का प्रतीक था। अनजान के अंधकार में एक भयंकर तबाही उनका इंतजार कर रही थी। 26 अप्रैल 1986 को ठीक 1:23 पर एक अकल्पनीय घटना घटी। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर 4 में एक जोरदार विस्फोट हुआ। एक अचानक पावर सर्ज ने प्रतिक्रिया की श्रृंखला शुरू कर दी, जिससे 1200 टन वजनी रिएक्टर का ढक्कन उड़ गया। रिएक्टर कोर खुला रह गया और उसमें से भारी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में फैलने लगा। कुछ ही देर में दूसरा विस्फोट हुआ, जिससे मलबा चारों ओर बिखर गया। प्लांट के अंदर अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी भयभीत और भ्रमित ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या। विकिरण का स्तर घातक रूप से 12 चुका था, लेकिन अधिकांश को यह समझ नहीं था कि वे कितने बड़े खतरे में है। दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें उस अदृश्य खतरे का अंदाजा नहीं था। कई लोग कोर के पास खड़े होकर आग बुझाने लगे, बिना किसी सुरक्षात्मक उपकरण के। इस बीच प्रीप्यात के निवासियों ने एक अजीब दृश्य देखा। क्षितिज पर एक चमक और हवा में एक धातु जैसा स्वाद। बच्चे गलियों में खेलते रहे, जहां रेडियोधर्मी धूल बर्फ की तरह बिखरी हुई थी। 36 घंटे बाद सोवियत अधिकारियों ने लोगों को निकासी का आदेश दिया। परिवारों को कुछ ही मिनटों में सामान बांधने का समय दिया गया। कई लोगों ने अपने घरों को आखिरी बार देखा। तबाही को रोकने के लिए कुछ साहसी व्यक्तियों ने अद्भुत प्रयास किए। 3 इंजीनियर एलेक्सी अनानेंको, वैलेरी बेचपालोव और बोरिस बारानोव ने एक बड़ा विस्फोट रोकने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। अगर रिएक्टर के पूल में पानी अधिक गर्म हो जाता तो यह पूरे यूरोप में रेडियोधर्मी विकिरण फैला सकता था। वे तीनों घुटनों तक रेडियोधर्मी पानी में घुस गए, अंधेरे और जल भराव वाले गलियारों में चलते हुए। उन्होंने मैन्युअल रूप से वाल्व खोला और पूल को खाली किया, जिससे एक बड़ी आपदा को टाल दिया गया। एक और चुनौतीपूर्ण कार्य था रिएक्टर की छत से रेडियोधर्मी मलबा साफ करना। वहां मौजूद एक पिघली हुई वस्तु को हाथी का पैर नाम दिया गया था। विकिरण इतना तीव्र था कि इसे साफ करने के लिए भेजे गए रोबोट भी खराब हो गए। समाधान? इंसानों को भेजा गया। इन लोगों को सिर्फ 90 सेकंड का समय दिया गया, जिसमें उन्हें मलबा साफ करना था और फिर लौटना था, ताकि घातक विकिरण से बचा जा सके। इन गुमनाम नायकों ने अनगिनत जानें बचाई, लेकिन इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। सोवियत सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर रिएक्टर के पास से उड़ते हुए उसमें रेत, बोरॉन और सीसा डाल रहे थे, ताकि आग बुझाई जा सके और विकिरण को कम किया जा सके। लिक्विडेटर्स, मजदूर, सैनिक और स्वयंसेवक ने मिलकर रिएक्टर को एक बड़े कंक्रीट के ढांचे में ढक दिया। उनकी मेहनत से और नुकसान टल गया, लेकिन उनमें से कई ने अपनी जान गंवा दी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तबाही के बारे में पता चला जब स्वीडन में विकिरण डिटेक्टरों ने असामान्य रूप से उच्च स्तर दर्ज की। सोवियत संघ को सच्चाई कबूल करनी पड़ी। यह आपदा सोवियत शासन की खामियों और गोपनीयता की संस्कृति को उजागर करती है। इस त्रासदी का दोष व्यक्तियों पर मढ़ा गया। अनातोली द्यातलोव और अन्य को मानवीय भूल और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराया गया। द्यातलोव ने 10 साल की सजा काटी, लेकिन बाद में विशेषज्ञों ने कहा कि आरबीएम के रिएक्टर की डिजाइन खामियां और सोवियत सिस्टम की विफलताएं भी उतनी ही जिम्मेदार थी। द्यातलोव ने अपने बाकी जीवन में अपने कार्यों का बचाव किया और दावा किया कि वही एक ऐसी प्रणाली के लिए बलि का बकरा बना था जिसने उसे विफल कर दिया था। चेरनोबिल आज भी मानवीय अहंकार और प्रगति व विनाश के बीच की पतली रेखा का प्रतीक है। चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन अब एक भुतहा जगह है, जहां समय ठहर गया है, लेकिन इस त्रासदी के बीच अग्निशामकों, इंजीनियरों और लिक्विडेटर्स का साहस मानवता की बहादुरी का प्रतीक है। ये त्रासदी याद दिलाती है कि लापरवाही और गोपनीयता की कीमत कितनी भयानक हो सकती है।
जैसा कि रिएक्टर का ढांचा अब शांत है, यह बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकता है।